हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? संजय, सर्वजीत, ऋतिक, अभिषेक, दीपक, सोनू, क्या आप सब लोग ठीक हैं? चलिए देखिए, हम हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं और हाइट एंड डिस्टेंस के 36 सवाल हम कर चुके हैं। देखिए, जो ज्यादातर रिपीटेड पैटर्न के जो सवाल आते हैं वो मैंने आपको करवा दिए। अब लेकिन पेपर में मिसलेनियस लैंग्वेज के क्वेश्चंस भी आते हैं, वो हम आज की क्लास में करेंगे। हाँ, एक दो अभी फिक्स टाइप के सवाल भी रह गए हैं। ठीक है, चलिए। ए फ्लैग पोल ऑन द टॉप ऑफ ए मॉल बिल्डिंग इज 75 मीटर हाई. To an observer at a height of 400 meter, the mall building and pole subtend equal angle theta. If the height of the mall building is 325 meter, then find the horizontal distance of the observer from the pole. तो पोल से मेरे दोस्तों आपको बतानी है ऑब्जर्वर की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है। मेरे प्यार भाई, सबसे पहले बताओ, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है या जैसे कोई पत्थर ही समझ लीजिए, कोई ऑब्जेक्ट है। अब ये है आदमी की आंख, तो आप बताओ ये जो पत्थर है, ये जो ऑब्जेक्ट है, आदमी की आंख पे कितना एंगल बनाता है वो हम कैसे पता लगाएंगे? तो मेरे दोस्तों ये आंख है, आंख से आप इसको देखने की कोशिश करेंगे इस ऑब्जेक्ट को, तो मेरे दोस्तों ये एंगल बनेगा थीटा। ये डिप्रेशन या एलिवेशन एंगल नहीं है कि कोई भी अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हो तो वो आंख पे एक एंगल बनाता है। ठीक है ना, जैसे कि मैंने आपको इस डायग्राम से सिखाया। अब समझने की कोशिश करो मेरे दोस्तों, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, खासकर मेंस के लिए। आपके पास एक मॉल बिल्डिंग है, मॉल है जो कि 325 मीटर ऊंचा है। ये एक मॉल है जो 325 मीटर ऊंचा है, काफी ऊंचा मॉल है। आप बोलोगे जी सर। अब प्यारे भाई, इसके ऊपर जो एक झंडा लगा हुआ है 75 मीटर ऊंचा, यहां एक झंडा लगा है मेरे प्यारे भाई 75 मीटर ऊंचा। तो ये झंडा आपके यहां पे लगा हुआ है। इस झंडे की हाइट कितनी है? 75 मीटर है। आप बोलोगे जी सर। अब एक ऑब्जर्वर है मेरे दोस्तों, एक दर्शक है जो 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। क्लियर है? और उसकी आंख पर ये झंडा और ये मॉल बिल्डिंग बराबर एंगल बनाते हैं थीटा। आप बताओ ये 325 प्लस 75 कितना होता है? 400 ही होता है कि नहीं? ये 325 प्लस 75 तो 400 मीटर ही होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब देखिए, ये है एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ध्यान समझिएगा। तो 400 मीटर ऊंचे अगर आप 400 मीटर की ऊंचाई पर किसी ऑब्जर्वर को खड़ा कर दोगे 400 मीटर की हाइट पर, तो जाहिर सी बात है ऑब्जर्वर यहीं आ जाएगा ना, जस्ट बिल्कुल झंडे के सामने है भाई। समझने की कोशिश करिए भाई, ऑब्जर्वर तो आप नहीं आ जाएगा, ऑब्जर्वर की आंख तो आपकी यही आ गई। आप बोलोगे जी सर, ये ऑब्जर्वर की आंख आ गई। तो इस ऑब्जर्वर की आंख पे ये जो फ्लैग पोल है और ये जो मॉल है बराबर एंगल थीटा बनाते हैं। बताओ ये फ्लैग पोल कितना एंगल बनाएगा भाई? ऐसे कैसे पता लगाओगे? यहां से इसको मिलाया, अरे इसको मिलाया, तो आप कहोगे सर ये वाला एंगल थीटा है। ठीक है, दिस एंगल इज थीटा। क्लियर? किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? भैया चुपचाप पढ़ लो यार। है? इसी तरीके से मॉल कितना एंगल बनाएगा? तो आप कहोगे सर ये मॉल का टॉप पॉइंट है, ये मॉल का बिल्कुल बॉटम पॉइंट है। ठीक है भाई। तो मेरे दोस्त ये भी कितना एंगल हो जाएगा? ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। ये थीटा दोनों बराबर एंगल बना रहे हैं। तो आपसे पूछा, बताइए पोल और आदमी के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का क्या मतलब है? यार आपको समझ आ रहा है ना? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस आपसे पूछी गई। जवाब दीजिए दोस्तों, क्या आंसर इस क्वेश्चन का? ये डिस्टेंस पूछी गई है। चलिए, हालांकि इस सवाल को आप ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकते हो, बट इस सवाल को करने का बेस्ट और सबसे शानदार तरीका मैं आपको क्लास में बताना चाहता हूं और उसको प्यार से समझिएगा। है भाई, रामनिवास ऑब्जर्वर की हाइट को इग्नोर करेंगे अगर कुछ बोला नहीं है तो, प्यार से समझने की कोशिश करेगा। आप ये देख रहे हैं कि मेरे दोस्त बराबर एंगल बन रहा है थीटा थीटा। तो ये लाइन क्या है? एंगल बाइसेक्टर। ठीक है ना, मैं सवाल को हटा दे रहा हूं, सवाल की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को। चलिए मेरे प्यारे भाई, अगर मैं आपके सामने एक ट्राइंगल बनाता हूं, ट्राइंगल समझिएगा, ट्राइंगल है ए बी सी। आप बोलोगे यस सर ट्राइंगल ए बी सी। किसी भी ट्राइंगल में अगर आप एंगल बाइसेक्टर खींचते हो, कोण समद्वि भाजक, ज्योमेट्री में अगर आप ट्राइंगल एबीसी में कोण समद्वि भाजक खींचते हो, ये एंगल एडी, ये एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन होती है जो एंगल को दो बराबर टुकड़ों में बांट दे मेरे दोस्तों। एंगल ए के दो बराबर टुकड़े हो गए, ये भी थीटा ये भी थीटा, तो ये एंगल ए का बाइसेक्टर हो गया एडी। तो थ्योरम ये कहती है कि किसी भी ट्राइंगल का एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड होंगी।
जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड होंगी, ये एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा। अब ये एंगल ए का बाइसेक्टर है मेरे दोस्तों एडी, तो एंगल ए बनाने वाली साइड कौन कौन सी है, ए बी और ए सी। तो ए बी से ए सी का जो रेशियो है मेरे दोस्तों वो क्या होगा, ए बी बटे ए सी कितना होगा। तो मेरे दोस्तों ये एंगल बाइसेक्टर है एडी, अपोजिट साइड के दो टुकड़े कर रहा है, बीडी और डीसी बराबर बीडी रेशियो डीसी। इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए, 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। एंगल बनाने वाली साइड का रेशियो ए बी रेशियो ए सी बराबर बीडी रेशियो डीसी। भाई ए बी के नजदीक बीडी है, ए सी के नजदीक डीसी है, तो ए बी रेशियो ए सी बराबर बीडी रेशियो डीसी। ये रेशियो सेम होता है। आप बोलोगे जी सर, यही थ्योरम अगर आप यूज करेंगे तो सवाल बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे मैं आपको समझाने के लिए, इजी करने के लिए, जैसे मैं ये देखू ये ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल एबीसी, ये ट्राइंगल एबीसी आपको दिखाई दे रहा, कैसा भी ट्राइंगल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एडी एंगल बाइसेक्टर है। आप बोलोगे जी सर ये एंगल बाइसेक्टर है, क्या इसमें कोई तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं सर। अब ये जो एंगल बाइसेक्टर है अपोजिट साइड को, ये एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को 75 और 325 में डिवाइड कर रहा है। किसमें, 75 और 325 में दो टुकड़े कर रहा है एंगल बाइसेक्टर। यानी कि कितना जा रहा है भाई, 25 दिया 75 है भाई, और यहां से 25 एकम 25 7 25 दिया 75, 3:13। अरे बात समझ में आई कि नहीं भाई। ये एंगल बाइसेक्टर एडी जो अपोजिट साइड को 3:13 की रेशियो में बांट रहा है, तो एंगल बनाने वाली साइड भी इसी रेशियो में होंगी। एंगल बनाने वाली साइड का रेशियो भी यही होगा, यानी कि ये साइड 3 के है तो ये साइड कितनी होगी, 13 की होगी कि नहीं होगी। आप बोलोगे हाँ जी सर, क्लियर है, रेशियो सेम होगा। अगर ये रेशियो 3:13 का है तो एंगल बनाने वाली साइड का रेशियो भी 3:13 होगा। अगर ये 3 के है तो ये कितना होगा, 13 के। आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गया, ठीक है ना। हिंदी में ही बोल रहा हूं, इससे ज्यादा हिंदी की उम्मीद बिल्कुल ना करें। अगर देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल कितने का है, 90 डिग्री का, तो आप इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ये 3 के है, ये 13 के है, तो पाइथागोरस से कितना आ जाएगा, जवाब दीजिए। 13 का स्क्वायर 169 माइनस 9, 160 के, √160 यानी कि 4√10 के, ये आ जाएगा। अरे बोलिए, जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। भाई पाइथागोरस से, ये 13 के है, 3 के, तो पाइथागोरस से कितना आएगा। भाई यही तो बेसिक है भैया, सिखावत और क्या चाहिए आप लोगों को, यही चीज यूज हुई है। आप किसी चीज को सामने देख के उसको अप्लाई भी नहीं कर सकते, तो उसमें जो है आपकी ना पढ़ने की जो है कमी है, कि आपने बचपन से कभी पढ़ाई नहीं की। ये 13 के 3 के, तो पाइथागोरस लगाना नहीं आता, निकाल लोगे। 169 माइनस 9 √160 के है भाई। 160 का अंडर रूट कितना होता है, 16 का 4 आ जाएगा, 10 का √10, 4√10 के। तो ये जो पूरी लेंथ है यहां से यहां तक की बीसी कितनी आएगी, 4√10 के। आप बोलोगे हाँ जी सर आ गया, लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग पूरी लेंथ है कितनी, तो आपका जवाब होगा सर ये जो पूरी लेंथ बीसी है इसकी लंबाई 400 मीटर है, तो ये 400 मीटर हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर 400 मीटर, 4 से 400 जो है 100 बार कटेगा, यहां से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √10 से 100 को काटेंगे 10√10, 100 का मतलब 10 दूसाम 10, तो √10 से 10 कटेगा 10√10, तो के की वैल्यू 10√10 सेंटीमीटर आ गई। आप बोलोगे जी सर, यहां तक समझ में आई। आप बोलोगे यस। तो ये 3 के कितना आएगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये बहुत अच्छा सवाल है, कमजोर विद्यार्थियों के लिए नहीं है। 10√10 के की जगह यहां रखेंगे 10√10, तो 30√10 सेंटीमीटर, 30√10 मीटर, सेंटीमीटर नहीं है, सब कुछ मीटर में, सॉरी ये मीटर में दे रखा है, तो 30√10 मीटर आ गया जी सवाल का आंसर। ये आदमी की आंख और फ्लैग के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी। क्लियर। ये आंतरिक कोण समद्विभाजक पिरामिड में इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का हमने यहां पे यूज किया। ये ट्राइंगल एबीसी है, किसी भी ट्राइंगल में अगर आप एंगल का बाइसेक्टर खींचते, किसी कोण का समद्विभाजक खींचते हैं, तो वो तीसरी भुजा को अपोजिट साइड को उसी रेशियो में बांटेगा जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड होंगी। भाई आपने एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा है, तो एंगल ए कौन कौन सी साइड से बन रहा है, साइड ए बी से और साइड ए सी से, तो ए बी से ए सी का अनुपात वही है जो बी डी से डी सी का है, रेशियो सेम है।
यहां ध्यान से देख रहे हैं तो ये ट्रायंगल एबीसी को गौर से देखो, ये एडी कोण समद्विभाजक हो गया। क्यों? कि सवाल के अकॉर्डिंग ये कोण थीटा, ये कोण थीटा बराबर बराबर है, बराबर टुकड़े हो रहा है। आप बोलोगे यस सर। तो ये एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को, ये 75 मीटर है, 325 मीटर है। क्या रेशियो है? रेशियो लेंगे 25 से काटेंगे, 3:13 का है, 3:13। तो एंगल बनाने वाली साइड, ये कोण ए का बाइसेक्टर खींचा है तो कोण ए बनाने वाली साइड भी 3:13 के रेशियो में होंगी। यानी कि ये 3 के होगा तो ये 13 के होगा। तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? 4√10 के। नहीं शौर्या, पाइथागोरस से। जबकि इसकी वैल्यू सवाल में 400 मीटर दे रखी, तो के की वैल्यू आ गई आपसे 3 के पूछा, 30√10। ठीक है ना? समझ में आया? तो इसको कम से कम 20-25 बार पढ़ो, आप समझ लोगे, 3-4 दिन में समझ लोगे। अगला सवाल करिए जी। इस सवाल का क्या आंसर है? आपके सामने दिखाई दे रहा है क्वेश्चन। The angle of elevation of an aeroplane from a point on the ground is 60 degree. After flying for 30 सेकंड फ्लाई करने के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन बदल के 30 डिग्री हो जाता है। इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 4500 मीटर, यदि एरोप्लेन 4500 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है तो आपसे पूछे बताइए एरोप्लेन की स्पीड क्या है। बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। 2 सवाल करवाऊंगा एरोप्लेन वाले। अब जैसे मेरे दोस्त एक एरोप्लेन है, अभी ये जो है आपका एक एरोप्लेन है, समझने की कोशिश करना इस तरीके से। इस एरोप्लेन का एलिवेशन जो एंगल है किसी पॉइंट से 60 डिग्री का है। तो सपोज जमीन पे कोई पॉइंट पी है, आप एरोप्लेन को देखते हो तो एलिवेशन एंगल कितना बन के आता है? एलिवेशन एंगल बन के आता है जी 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। आप बोलोगे जी सर। 30 सेकंड एरोप्लेन ने उड़ान भरी। 30 सेकंड उड़ान भरने के बाद इसी एरोप्लेन का एलिवेशन एंगल 30 डिग्री हो जाता है। एलिवेशन एंगल घट गया, 60 से 30 डिग्री हो गया। यानी कि एलिवेशन, ये जो एरोप्लेन है दूर की तरफ जा रहा है, मतलब एरोप्लेन सपोज अब यहां पहुंच गया। एरोप्लेन जो है सपोज आपका अब यहां आ गया तो दूर चला गया। तो अब आपने फिर से देखा एरोप्लेन को, तो ये एलिवेशन एंगल अब 60 डिग्री से घट के कितना हो गया? 30 डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का हो गया। आप बोलोगे जी सर। तो मैं कह सकता हूं कि एरोप्लेन यहां से यहां तक की डिस्टेंस गया, कितने सेकंड में गया? 30 सेकंड में। सवाल में बोला गया 30 सेकंड में गया, 30 सेकंड में। हवाई जहाज 4500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, ये फिक्स है। हवाई जहाज 4500 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है, यानी कि जमीन से हवाई जहाज के उड़ने की जो ऊंचाई है ये 4500 मीटर है, 4500 मीटर है। सवाल में बोला गया है यहां जमीन से हवाई जहाज के उड़ने की जो ऊंचाई है 4500 मीटर है। आधे बच्चों को सवाल पढ़ के डायग्राम ही नहीं बनाना आता, उनका दिमाग इतना विकसित है ही नहीं कि वो सवाल से डायग्राम समझ पाए। ठीक है, तो फिर दिक्कत होती है। जिस बच्चे को डायग्राम बनाने की अच्छी खासी नॉलेज है, प्रैक्टिस है, तो वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है सब कुछ। कोई फॉर्मूला तो है नहीं भाई ये चीज बनाना, आप सवाल भी इजीली कर लोगे। आपसे पूछा है हवाई जहाज की स्पीड बताइए। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बटे टाइम। मुझे पता है हवाई जहाज को यहां से यहां तक आने में 30 सेकंड लगे। अगर मुझे यह पता लग जाए कि यहां से यहां तक हवाई जहाज ने कितनी डिस्टेंस कवर की है, तो डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करके आ जाए, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करके आ जाएगी स्पीड। ये तो हर कोई जानता है ना, स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बटे टाइम। आप बोलोगे जी सर। किसी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट? आप बताओ मेरे दोस्तों। इस वाले राइट एंगल को देखो, छोटे वालों के 60 डिग्री है, 60 डिग्री। 60 डिग्री के सामने 4500 मीटर है, तो 30 डिग्री के सामने कितना होगा? तो आपका जवाब होगा सर 4500/√3। 4500/√3 करेंगे तो 1500√3 मीटर आ जाएगा। यहां से यहां तक की बात। 60 डिग्री के सामने 4500 है, तो 30 डिग्री के सामने 4500/√3, यानी कि 1500/√3 मीटर आ जाएगा। आप बोलोगे यस सर, आ गया समझ में। ये देखिए, इस वाले राइट एंगल को देखेंगे, इस वाले को 30 डिग्री के सामने 4500 है, तो ये 60 डिग्री का है। 60 डिग्री के सामने पूरा लेंथ कितना आ जाएगा? तो आपका जवाब हो जाएगा सर जी 4500/√3 मीटर। 4500/√3 मीटर। किसी कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। क्लियर है? तो आप बताओ ये डिस्टेंस कितनी बची जी? तो आप कहोगे ये सर ये डिस्टेंस है 3000/√3। 4500√3 में से 1500√3 घटाएंगे, 3000√3 आ गया। आप बोलोगे यस सर। 3000/√3 मीटर की डिस्टेंस हवाई जहाज ने कवर करी है 30 सेकंड में।
तो हवाई जहाज की स्पीड ये हो जाएगी भाई 30 से 3100 बार कटेगा, 100√3 मीटर पर सेकेंड। ये हवाई जहाज की स्पीड है और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। है ना, बिल्कुल आसान सा सवाल, एकदम बेसिक सा सवाल कर लेंगे बच्चों। अरे यार ऐसा सवाल आएगा तो कर लीजिएगा, करना पड़ेगा दोस्तों। आपके पास रास्ता क्या है, सारे के सारे क्लास, आप कोई भी 9वीं क्लास की किताब उठा लीजिए, आपको उसमें मिल जाएंगे। 9th क्लास की किताबों से सीधा सीधा सवाल उठाए गए हैं जो पेपर में आते हैं। ये बताइए अगला सवाल, An aeroplane when flying at a height of 5000 meter from the ground passes vertically above another aeroplane at an instant when the angle of elevation of two aeroplanes from the same point on the ground are 60 degree and 45 degree respectively. The vertical distance between the aeroplane at that instant is, बताइए मेरे दोस्तों क्या आंसर है। जमीन से 5000 मीटर की ऊंचाई पर एक हवाई जहाज उड़ रहा है, जमीन है तो जमीन से कितनी ऊंचाई होगी, 5000 मीटर की ऊंचाई है। जमीन से 5000 मीटर की ऊंचाई पर ये एक हवाई जहाज उड़ रहा है, जिस तरीके से यहां एक हवाई जहाज है। तो ये वाला जो हवाई जहाज है दूसरे हवाई जहाज के ऊपर से गुजरता है, मतलब ये हवाई जहाज जमीन से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है और ये दूसरे हवाई जहाज के ऊपर से गुजरता, मतलब एक हवाई जहाज इसके नीचे उड़ रहा है। ठीक है, जमीन पर एक ही बिंदु से दोनों हवाई जहाज के एलिवेशन एंगल 60 और 45 डिग्री है। तो जमीन पर कोई पॉइंट पी हो गया भाई, इससे दोनों जहाज के एलिवेशन एंगल 60 और 45 डिग्री है। ऊपर वाले का 60 डिग्री होगा और नीचे वाले का 45 डिग्री हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर, पूछा है दोनों जहाजों के उस समय हवाई जहाज के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी, दोनों जहाजों के बीच की आपको बतानी है वर्टिकल डिस्टेंस। ये डिस्टेंस आपको बताने की, ये डिस्टेंस कितनी दोनों जहाजों के बीच की दूरी। बताओ इससे बेसिक सवाल क्या होगा, कोई है इससे बेसिक सवाल? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 60 डिग्री के सामने 5000 है बड़े वाले ट्रायंगल में, क्योंकि बड़े वाले ट्रायंगल में नॉलेज पता है। 60 डिग्री के सामने 5000 है तो 30 डिग्री हुआ, 30 डिग्री के सामने आ जाएगा जी 5000/√3 मीटर। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। अब छोटे वाले को देखेंगे 90 डिग्री, 45 डिग्री है, ये भी 45 होगा। 45 के सामने 5000/√3 तो ये भी 5000/√3 मीटर आ जाएगी डिस्टेंस। आप बोलोगे हाँ जी सर यही डिस्टेंस आ जाएगी। सवाल में जो आपसे पूछा है दोनों हवाई जहाज के बीच की डिस्टेंस, तो 5000 में से ये 5000/√3 घटा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 5000 तो कॉमन आ जाएगा, 1 - 1/√3 मीटर। और इस सवाल का आंसर होगा जी ऑप्शन नंबर सी आपके सामने है। बिल्कुल बेसिक सी बात थी। यस, ये एक फिक्स पैटर्न का सवाल है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब जो भी बच्चा 9वीं 10वीं क्लास पास किया है वो इस सवाल को ना जानता हो, ऐसा हो ही नहीं सकता अगर अपने दम पे पास किया है। और अगर नहीं जानता तो या तो वो सरकार की कृपा से पास हुआ है या फिर नकल से पास हुआ है। ठीक है भैया? और ऐसे बच्चों को सरकारी नौकरी लेने में दिक्कत होती है। सरकारी नौकरी लगना या ना लगना डिपेंड करता है सब कुछ 9वीं 10वीं क्लास की पढ़ाई आपने कैसे करी है। ग्रुप बी के लिए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी की जॉब बच्चों के लिए आसान हो जाती है चीजें, क्योंकि सब कुछ तो वही है। जवाब दीजिएगा। The top of a broken tree touches the ground at an angle of 60 degree and at a distance of 45 meter from the base of tree. आप बोलोगे जी सर, the total height of the tree before it was broken. ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्त। आपके सामने जैसे कि एक पेड़ है, समझना, आपके सामने दोस्तों ये एक पेड़ है। अब ये पेड़ जो है हवा की वजह से टूट जाता है बीच में से। अब ये पेड़ जो है सपोज मेरे दोस्तों यहां से टूट गया हवा की वजह से,
ठीक है ना। तो भाई आपका ये जो हिस्सा है ये टूट के जो है जमीन पे ऐसे लग जाएगा। आप बोलोगे यस सर, भाई ये पेड़ ऐसे टूट गया, जमीन पे ऐसे लग गया। कितने डिग्री के एंगल पे है? पेड़ के आधार से 45 मीटर की दूरी पर जमीन को छूता है। पेड़ का बेस है, इससे 45 मीटर की डिस्टेंस पे ये जो है जमीन को छूता है। और ये जो पेड़ का जो टॉप है भाई, ये वाली और ये लेंथ इक्वल होगी कि नहीं? भाई ये हिस्सा तो टूट के आपका नीचे लग गया जमीन पे, ये पेड़ का टॉप यहां पहुंच गया। अब ये पेड़ का टॉप जो है ये वाला है, ये जमीन से कितने डिग्री के एंगल बनाता है? 60 डिग्री के एंगल बना रहा है। इस सवाल में बोला गया, आपसे पूछा टूटने से पहले पेड़ की ऊंचाई बताइए, हो गया सवाल खत्म। ध्यान से देखिएगा भाई, ये वाला एंगल 30 डिग्री का है, हर कोई जानता है। अगर 30 के सामने 45 है तो 60 के सामने 45√3 मीटर होगा। 45√3 और 90 के सामने 30 के सामने 45 है तो 90 के सामने कितना होगा? 90 मीटर होगा, दुगना। पेड़ की ऊंचाई निकालनी है, पेड़ की ऊंचाई निकालनी तो दिस प्लस दिस ऐड कर दीजिए। भाई पेड़ की ऊंचाई क्या है? अगर पेड़ की ऊंचाई आपको निकालनी तो ये टोटल लेंथ आप ऐड कर देंगे, यही तो पेड़ की ऊंचाई है, यही तो टोटल पेड़ है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो 45√3 में 90 ऐड करना है तो 90 प्लस 45√3। अच्छा 45√3 को भी लिख सकते हो, √3 का मतलब 1.732, तो 45 एकम 45 प्लस 45 इंटू 0.732। ये बात समझ में आ रही है आपको? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ रही है। 45√3 को मैं लिखा 1.732, तो 45 के एक में गुणा करी 45, फिर 45 के 0.732 में गुणा कर दिया अलग अलग। तो 90 प्लस 45 135 आ गया। तो 135 से तो काफी बड़ा होने वाला है आंसर, ये दोनों ऑप्शन नहीं है। देखिए अगर 45 का 3/4 भी निकाला जाए मेरे दोस्तों तो कितना आ जाएगा? 33 आ जाएगा। 44 का 3/4 33 होता है। तो ये 135 में 33 भी जोड़ा जाए तो 168। आंसर अप्रोक्स 168 होगा। तो ये वाला ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर सी होगा सही। अरे सभी को ये बात समझ में आ गई जी? ठीक है ना। 45 को 44 का 3/4 निकालेंगे 33, 135 में 33 जोड़ेंगे तो 168 के नजदीक है, एक ही ऑप्शन है। आगे चलिए, बहुत ही आसान सा सवाल था। आपके सामने अगला सवाल आ रहा है भैया जी, सवाल नंबर है 41। प्यारे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। करिए। Two points P and Q are at a distance of x and y where y is greater than x respectively from the base of building and on a straight line. ठीक है। If the angles of elevation of top of the building from point P and Q are complementary, then what is the height of building? कौन करके बताएगा जी इस सवाल को? बिना पेन उठाए ये सवाल किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट सवाल था ये भी बोर्ड एग्जाम्स में। भाई एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के बेस में 2 पॉइंट पी और क्यू हैं, ठीक है, जो उनकी बिल्डिंग के बेस से डिस्टेंस एक्स और वाई है, और पॉइंट पी और क्यू से बिल्डिंग के टॉप के जो एलिवेशन एंगल है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो आपसे पूछा है बिल्डिंग की हाइट बताइए क्या है, जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। एक बात बताओ, आपसे क्या पूछा है? ऊंचाई। ऊंचाई किस में नापते हो आप? मीटर में। अबे ये एक्स और वाई क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस भी कितनी होनी चाहिए? मीटर में। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप ऊंचाई नाप रहे हो तो मीटर में ही आनी चाहिए, मीटर में। तो मेरे दोस्तों अगर एक्स की यूनिट, एक्स और वाई डिस्टेंस, एक्स की यूनिट भी मीटर होगी, वाई की यूनिट भी मीटर होगी। अगर मीटर गुणा मीटर करूंगा तो मीटर स्क्वायर आएगा। भाई क्या ऊंचाई मीटर स्क्वायर में होती है? नहीं। मीटर बटे मीटर करूंगा तो कट जाएगा, यानी कि ये तो यूनिट लेस है। मीटर बटे मीटर कैंसल आउट हो जाएगा, यूनिट लेस है। मीटर गुणा मीटर, मीटर स्क्वायर, उसका अंडर रूट करूंगा मीटर। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका आंसर मीटर में आने वाला है, ऑप्शन नंबर डी, और यही उत्तर होगा। बात खत्म। सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है। हालांकि आपको ये बिल्कुल एक थ्योरम की तरह भी ले सकते हैं, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है कि इसका आंसर डी ऑप्शन आएगा। कैसे आएगा बताइएगा। ठीक है भाई। मेरे दोस्तों जैसे आपकी एक बिल्डिंग है,
ये बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग के बेस में 2 पॉइंट P और Q हैं। ये बिल्डिंग का बेस हो गया, यहां 2 पॉइंट P और Q हैं इस तरीके से। और ये बिल्डिंग के बेस से x और y डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस x है और ये वाली जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस आपकी y है। आप बोलोगे जी सर, सवाल में बोला गया है मेरे दोस्तों पॉइंट P और Q से बिल्डिंग के टॉप के जो एलिवेशन एंगल हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जानते हैं, ऐसे एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो, जैसे कि 60 30 55 35, ये सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। नहीं कि पॉइंट P से बिल्डिंग के टॉप का अगर एलिवेशन एंगल थीटा है तो पॉइंट Q से बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन एंगल 90 माइनस थीटा। पूरा कोण है मेरे दोस्तों, पूरा कोण ऐसे दो कोण जिनका आपस में सब 90 डिग्री हो। आप बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आपको बिल्डिंग की हाइट निकालनी, मैंने बिल्डिंग की हाइट को h मान लिया कि h आपको निकालना है, ठीक है जी। वेरिएबल में सवाल चलेगा। आप अच्छी तरीके से जानते कि इस वाले राइट एंगल को देखो, राइट एंगल आपको दिखाई दे रहा है। इस एंगल थीटा के लिए h परपेंडिकुलर है, x बेस है, तो टेन थीटा कितना आ जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर जी h बटे x, परपेंडिकुलर बटे बेस। बड़े वाले राइट एंगल को देखो, बड़े वाले राइट एंगल को, ये एंगल 90 माइनस थीटा है, इसके सामने की साइड h परपेंडिकुलर है, y बेस है। तो ये बताइए tan 90 माइनस थीटा क्या होगा? tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? तो आपका जवाब होगा सर h बटे y। परपेंडिकुलर बेस में रिलेशन tan ही बताता है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब इन दोनों की गुणा करेंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्तों को, कि मैंने आपको पढ़ाया है, ट्रिग्नोमेट्री याद है या सब भूल भाल गया? अब तक तो दिमाग पर झाड़ू चल गई होगी ना, कुछ भी याद नहीं होगा है भाई। क्या होता है, tan a इंटू tan b 1 होता है अगर एंगल का सम 90। अगर एंगल का सम 90 तो tan a गुणा tan b 1 होगा। इनकी गुणा करोगे तो 1 आ जाएगा, 1 बराबर, यहां गुणा होंगे h बटे x गुणा h बटे y, तो h स्क्वायर बटे एक्स वाई, h स्क्वायर बटे एक्स वाई। तो h की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्त? अंडर रूट एक्स वाई। क्लियर है? सभी कोई बात समझ में आ गई? ये हो गया, ठीक है। अब इसमें कोई डाटा डाल के भी आपसे क्वेश्चन दे सकता है। अब जैसे ये वाला सवाल देख लीजिए, सवाल नंबर 42, याद होना चाहिए अब डायरेक्ट। The angle of elevation of a pole from 2 points which are 75 meter and 48 meter away from its base are alpha beta respectively. If alpha and beta are complementary then height of tower is। सवाल में बोला है एक खंबे के आधार से 75 और 48 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु हैं, इनसे खंबे के उन्नयन कोण अल्फा और बीटा हैं, और अल्फा बीटा जो है दोस्तों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, पूरा कोण है। तो आपसे खंबे की ऊंचाई पूछी है, तो खंबे की जो ऊंचाई होगी मेरे प्यारे भाई वो हर कोई जानता है कितनी आएगी, अंडर रूट एक्स वाई। डायरेक्ट शॉर्टकट अंडर रूट एक्स वाई, अंडर रूट 75 गुणा 48। क्या इसमें कोई संदेह? इसमें कोई संदेह नहीं है भाई। 75 का मतलब होता है 25 तिया 75, तो 25 का तो अंडर रूट 5 आ जाएगा, 3 बच गया, 3 गुणा 48 144, 144 का अंडर रूट 12 आ जाएगा। तो मेरे बच्चे ये आ जाएगा 5 गुणा 12 60 मीटर आ जाएगा डायरेक्ट। बताओ किसी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट है? नहीं है। आगे चलेंगे भैया जी, ये बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक भी टाइप हम नहीं छोड़ रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, और प्रीवियसर का तो कोई मतलब ही नहीं किसी टाइप छोड़ने का। अरे आप लोगों को समझ में तो आ रही हैं चीजें। फाइंड द हाइट ऑफ माउंटेन, एक माउंटेन की हाइट बताइए। इफ द एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप ऑफ एन अननोन डिस्टेंस फ्रॉम द बेसिस 18 डिग्री। एक माउंटेन की हाइट बताइए क्या होगी अगर इसके टॉप का एलिवेशन एंगल एक अननोन डिस्टेंस से 18 डिग्री है, एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर फर्दर ऑफ फ्रॉम द माउंटेन, और पर्वत से 10 किलोमीटर आगे की दूरी पर, नहीं यहां पे जो है ये उल्टा लिख दिया है मेरे दोस्तों, ये 9 होगा या 18 होगा? अच्छा ठीक लिखा है, ठीक है ठीक है। हाँ, पर्वत से 10 किलोमीटर आगे की दूरी पर सेम लाइन में एंगल ऑफ एलिवेशन 9 डिग्री का है। जवाब दीजिए क्या आंसर है। ओम जी, ए ओम जी बताया तो भैया।
मेरे दोस्तों जैसे पहाड़ है, ये हुआ जी पहाड़। आप बोलोगे जी सर बढ़िया पहाड़ है, ये पहाड़ का टॉप है। बहुत शानदार सवाल। इसके आधार पर किसी अज्ञात दूरी से पहाड़ के शीर्ष का एलिवेशन एंगल 18 डिग्री है। ये पहाड़ का बेस है और आप यहां से खड़े होकर टुकुर टुकुर पहाड़ को देख रहे हो, तो आपने देखा पहाड़ के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है वो कितना आ रहा है, 18 डिग्री का आ रहा है। आप बोलोगे यस सर। पर्वत से 10 किलोमीटर आगे की दूरी पर उसी रेखा के साथ पर्वत के शीर्ष का उन्नयन कोण 9 डिग्री है। पर्वत से 10 किलोमीटर आगे की ओर जाना है मेरे दोस्तों, जहां से एलिवेशन एंगल 9 डिग्री हो जाता है। बताओ एलिवेशन एंगल अगर घट गया है मेरे दोस्तों, तो आप दूर की तरफ जा रहे होंगे। आप दूर की तरफ जाओगे दोस्त, 10 किलोमीटर पहाड़ से दूर की तरफ जाओगे, आगे की तरफ, तो ही तो एलिवेशन एंगल घटेगा। तो अब ये दोस्तों 9 डिग्री हो गया एलिवेशन एंगल, यहां से 9 डिग्री का। आप बोलोगे जी सर। तो आपसे पूछा है मेरे दोस्तों, पहाड़ के शीर्ष का पहाड़ की ऊंचाई बताइए कितनी है। क्लियर है? जल्दी से। आपको यह बात पता है, थोड़ी बहुत आपको पता होनी चाहिए भाई। अगर कोई भी ट्रायंगल बनाओ, अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल बराबर हैं, तो उनके आमने सामने की साइड भी बराबर होती है, जिसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। प्यारे भाई ये बताओ, अगर मैं इसको आर कह देता हूं टॉप को, तो मुझे बताओ ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ये एंगल कितने डिग्री का होगा। कोई जवाब देने वाला बच्चा है इस क्लास में? कोई जवाब देने वाला बच्चा है इस क्लास में? है कोई? अगर ये 18 डिग्री का है, 9 है, तो ये एंगल भी 9 डिग्री का होगा। किसी भी ट्रायंगल में देखिए, ज्योमेट्री भी थोड़ी सी पता होनी चाहिए। बिल्कुल बेसिक घटिया एक कौड़ी वाली बातें तो आपको आनी चाहिए। किसी भी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होती है। किसी भी त्रिभुज में है भाई, ये एंगल सपोज थीटा है, ये एंगल सपोज अल्फा है, तीसरे वर्टेक्स पे बाह्य कोण बनाते बाहर की तरफ, ये वाला एंगल थीटा प्लस अल्फा होगा। एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होती है। ये 18 डिग्री है, तो बाकी दोनों कोणों का सम 18 होना चाहिए। तो ये 9 डिग्री है, ये एंगल भी 9 डिग्री होगा। क्लियर? बाह्य कोण। अगर आप ट्रायंगल पी क्यू आर को देखो, दो एंगल बराबर, ये भी 9 डिग्री, ये भी 9 डिग्री, तो ये दोनों दो साइड भी बराबर होंगी। आप बोलोगे जी सर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अगर यहां 9 डिग्री के सामने 10 किलोमीटर है, तो ये भी 9 डिग्री के सामने 10 किलोमीटर हो जाएगा। इस साइड कितनी हो जाएगी? तो आपका जवाब होगा सर इस साइड 10 किलोमीटर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं इसमें। क्लियर? किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। ठीक, तो आपको ये हाइट निकालनी है मेरे दोस्तों। हाइट तो हर कोई जानता है, हाइट निकालना है। आपके पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसी राइट एंगल ट्रायंगल से आपका काम चल जाएगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये 18 डिग्री के सामने आपका परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में क्या रिलेशन बताता है? साइन। तो साइन 18 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी? लंब बटे कर्ण, यानी कि h/10। आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आ जाएगा। साइन 18 डिग्री होता क्या? तो साइन 18 डिग्री होता है √5 - 1/4। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं। तो 10 जब इधर आएगा तो 10/4 कितना आ जाएगा? 2.5। 10/4 2.5, 2.5 इंटू √5 - 1, ये आ जाएगी मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, और यही सवाल का आंसर है। साइन 18 डिग्री √5 - 1/4 लिखवाया है। रमन अपनी कॉपी टटोल के देखो, साइन 18 cos 18 साइन 36 cos 36 सारी वैल्यू लिखवाई है। ये बताइए अगला सवाल, सवाल नंबर 44। पढ़ते तो हो नहीं? A tower standing on a horizontal plane subtends a certain angle at a point 160 meter apart from the foot of tower. On advancing 100 meter towards it, the tower is found to subtend an angle twice as before. Subtend an angle twice
एज बिफोर, द हाइट ऑफ द टावर इज, बहुत अच्छा सवाल, बहुत शानदार सवाल, इसे शानदार सवाल नहीं बन सकता। आपके पास दोस्तों एक टावर है, एक मीनार है, ठीक है ना। टावर के पैर से 160 मीटर की दूरी पर एक स्थित बिंदु से जो है एक कोण बनता है। तो टावर के पैर से 160 मीटर की दूरी पर कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट है ए। यहां से टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल सपोज थीटा है, सर्टेन एंगल थीटा है, टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल थीटा है। बोला टावर की ओर 100 मीटर आगे बढ़ाने पर टावर द्वारा बनाया गया कोण पहले की तुलना में दुगना हो जाता है। अब हम टावर की तरफ 100 मीटर चलते हैं। जैसे हम टावर की तरफ 100 मीटर चलते हैं तो सपोज हम यहां पहुंच गए पॉइंट बी पर। अब पॉइंट बी से जब हमने टावर का एलिवेशन एंगल देखा तो दुगना हो गया, थीटा का दुगना हो गया 2 थीटा, ये डबल हो गया जी एंगल। तो आपसे पूछा टावर की हाइट क्या है। सवाल लगभग उसी टाइप का, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। टावर की हाइट आपको बतानी है। अभी अभी मैंने समझाया, अगर आपको कुछ ध्यान हो तो, कि भैया ये ट्राइंगल देखो एबीसी, ये एक्सटीरियर एंगल है। किसी भी ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अपोजिट इंटीरियर एंगल, आंतरिक कोणों के योग के बराबर होती है। अब अगर ये 2 थीटा है, ये थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। थीटा प्लस थीटा एक्सटीरियर कितना आ जाएगा 2 थीटा। भाई देखिए ध्यान से, थीटा के सामने 100 मीटर है, तो यहां भी थीटा के सामने 100 मीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर हो जाएगा। ये 160 मीटर है, 100 मीटर है, तो कितना बचा। तो आपका जवाब होगा सर ये 60 मीटर हो जाएगा। आप बोलोगे यस सर हो जाएगा। अब आपको दिखाई दे रहा राइट एंगल ट्राइंगल है, सॉल्व कर लीजिए। ट्रिपलेट है भाई, 3 4 5 ट्रिपलेट है, 6 8 10 ट्रिपलेट है, 6 8 10, एक एक जीरो चुपकाया है, तो 60 100 ये कितना आ जाएगा 80 मीटर, 80 मीटर। और यही सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 6 8 10 ट्रिपलेट है, 60 80 10 ट्रिपलेट। अब पूछ लो कि सर ये ट्रिपलेट का होता है, कब लिखवाया, पूछ लो ना। ऐसे थोड़ा ना मान लोगे अर्जुन अपनी मर्जी से। अगला सवाल, सवाल नंबर 45। जवाब दीजिए जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। या कुछ महानुभाव आएंगे, बेसिक पूछ लो ना। शर्म भी नहीं आती सब पूछते हुए मैं तुमको। 45 नंबर, बताइए जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। दिनेश कह रहे नहीं पूछूंगा। ना पूछ लो। सोनू जब सवाल ऐसे ही काबू में आ रहा है तो क्यों दिमाग लगाना। पुष्पराज पूछेगा नहीं। बताइए, बहुत बढ़िया सवाल आपके सामने आया, बिल्कुल नया सवाल निकाला फैक्ट्री से, एकदम गोरा सवाल। The elevation of the summit of a mountain from its foot is 45 degree. After ascending 1 kilometer towards it, the mountain, upon an incline of 30 degree, the elevation changes to 60 degree. The height of the mountain is. देखिए समझने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्तों, सवाल बहुत शानदार है, डिफरेंट तरीके से इसका डायग्राम बनेगा, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे मेरे प्यारे भाई, मैं फीलिंग के साथ समझाऊं कि ऐसे ही, जैसे सपोज एक पहाड़ है, ठीक है जी, बढ़िया से फीलिंग लेके समझाऊंगा मेरे दोस्तों आपको। जैसे मेरे दोस्तों पहाड़ है, आप बोलोगे जी सर वेरी गुड पहाड़ इट इज सर। द एलिवेशन ऑफ द समिट, समिट होता है आपने पढ़ा पहाड़ का टॉप, इसका जो एलिवेशन एंगल है इसके फुट से 45 डिग्री है। आप जी यहां पे खड़े हो मेरे दोस्तों, यहां पे पॉइंट ए पे आपने देखा इस पहाड़ को, तो इसके टॉप का जो एलिवेशन एंगल है वो कितना आ रहा है, ये बेस लाइन होगी, तो आपका जवाब होगा सर ये 45 डिग्री का एंगल आ रहा, 45 डिग्री का। क्लियर है। आप बोलोगे यस सर बहुत सही। आप इस पहाड़ पे चलते हो 1 किलोमीटर
30 डिग्री के ढलान पे। तो मेरे दोस्तों 30 डिग्री के ढलान पे इस पहाड़ पे ऊपर की तरफ चलते हो, तो जहां जैसे जैसे पहाड़ लेके जाएगा वैसे भी तो चलोगे। तो आप ऐसे ऐसे चलते हो मेरे दोस्तों पहाड़ पे। 30 डिग्री के ढलान पे आप पहाड़ पे चढ़ रहे हो, 30 डिग्री के ढलान पे। आप बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं। अरे बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो यहां से देखते तो पहाड़ के टॉप का एलिवेशन एंगल 45 डिग्री है। 30 डिग्री के ढलान पे पहाड़ की तरफ चलते हैं, कितना चलते हैं जी? 1 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर चलने के बाद आप सपोज यहां पे आ गए, यहां पे, और यहां से आपने देखा पहाड़ के टॉप का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री हो गया। यहां से जब आपने देखा तो पहाड़ के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है वो बदल के कितना हो गया? आपका जवाब होगा सर 60 डिग्री का हो गया। 60 डिग्री का हो गया पहाड़ के टॉप का एलिवेशन एंगल। क्लियर है? 1 किलोमीटर चलने के बाद यहां पे आ गए। तो आपसे पूछा पहाड़ की ऊंचाई क्या है, तो ये पहाड़ की ऊंचाई आपको निकालनी है। हाँ जी, जवाब दीजिए क्या आंसर है इस सवाल का, फटाफट। फीलिंग के साथ समझ आ रहा है अब आप लोगों को? अब भी नहीं समझे तो कभी नहीं समझेंगे। पहाड़ की हाइट आप लोगों को बतानी है, जवाब दीजिएगा। ये वाला जो कंप्लीट एंगल है, ध्यान से देखिएगा, ये कंप्लीट एंगल 45 डिग्री का है और ये जो एंगल है 30 डिग्री का है। पहाड़ की हाइट आपको बतानी है। ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उनके लिए वेरी गुड, नौकरी कंफर्म है उनकी। मेरे दोस्तों आप अच्छी तरीके जानते हैं, ढंग से समझने की कोशिश करेगा कि अगर आप यहां से दोस्तों इसको मिलाएंगे ये 90 डिग्री हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर ये 90 डिग्री हो गया। मेरे प्यारे भाई 90 डिग्री के सामने 1 किलोमीटर है। छोटे ट्रायंगल को देखो, छोटा जो नीचे दिख रहा है, इस वाले राइट एंगल को देखो। 90 के सामने 1 किलोमीटर है तो 30 डिग्री के सामने आधा किलोमीटर होगा, 1/2 किलोमीटर। तो ये भी 1/2 किलोमीटर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल आएगा। ये लेंथ भी यहां से यहां तक की आधा किलोमीटर आ जाएगी कि नहीं? आप बोलोगे सर आ जाएगी। उसके बाद मेरे दोस्तों जरा समझने की कोशिश करेगा, ये 90 डिग्री का है, ये 60 है, कितना है? 30 डिग्री। 30 डिग्री। अच्छा प्यार से समझिएगा, बहुत ही शानदार बात है भाई। ये पूरा 45 था, 30 है, तो ये एंगल जो बचा कितना डिग्री का बचा? तो आपका हो गया सर 15 डिग्री का एंगल बचा। 15 डिग्री का, ये 15 डिग्री का एंगल बचा भाई मेरे। ये भी 15 डिग्री का एंगल बचा, ये भी 15 डिग्री का एंगल बचा। आप बोलोगे यस सर। भाई अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये 45 है तो भाई ये भी 45 डिग्री होगा कि नहीं होगा? है क्यों नहीं समझते आप इस बात को? ये 45 है तो ये भी 45 होगा। ये पूरा 45 था, ये 30 है तो ये छोटू 15 बचा। भाई ये भी 45 होना चाहिए, 30 है तो ये छोटू 15 बचा। तो अगर आप देखो तो दो एंगल 15-15 डिग्री के आगे, दो एंगल बराबर है तो दो साइड भी बराबर है। इसका मतलब ये लेंथ अगर 1 किलोमीटर है तो ये लेंथ भी 1 किलोमीटर ही होगी, ये लेंथ भी 1 किलोमीटर ही होगी। आप बोलोगे जी सर ये वाली लेंथ भी 1 किलोमीटर है। सभी को बात समझ में आएगी क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। दो एंगल बराबर तो दो साइड बराबर। 90 डिग्री के सामने 1 किलोमीटर है तो 30 डिग्री के सामने आधा होगा, आधा। 60 डिग्री के सामने √3 गुना, 60 डिग्री के सामने √3 गुना करोगे तो √3/2 किलोमीटर होगा। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर। पहाड़ की टोटल हाइट पूछे 30, 60, 90 पढ़ो दीपक। 30, 60, 90 टोटल हाइट क्या होगी? इसको ऐड करेंगे √3/2 में 1/2, √3/2 में 1/2 ऐड करेंगे तो √3 + 1/2 किलोमीटर पहाड़ की टोटल हाइट आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी सवाल का आंसर हो गया। दीपक 30, 60, 90 ट्राइंगल है। 90 डिग्री के सामने 1 किलोमीटर है तो 30 डिग्री के सामने कितने किलोमीटर होगा? क्या आप ये बात नहीं बता सकते? क्षमता नहीं है क्या आपके दिमाग में इतनी? अगला सवाल बताइए, सवाल नंबर 46। क्या आंसर है दोस्तों इस सवाल का? जल्दी से करिएगा। देखिए मैंने एक बार सवाल में आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन दे दिया, मैं 3 या 4 बार भी समझाऊं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको
किसी सवाल को देखने के बाद अगर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होती है तो आप अपने दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करा करें, रादर देन हर चीज को पूछने को, हर छोटी चीज को, अभी मैं कोई भी सवाल एक्सप्लेन करता हूं, कम से कम 500 बालक है जो रिपीट कहते हैं, रिपीट रिपीट रिपीट। ऐसे तो भैया ये एक क्लास में 5 सवाल भी नहीं होंगे। अब दोबारा खुद से दूसरा डायग्राम बनाओ, खुद से एक एक एंगल दोबारा लिखो, खुद से एक एक कैलकुलेशन को करो, आपको दिखाई देगी। आप अपना इस्तेमाल तो करना सीखिए, सब कुछ मेरे पर डिपेंड रहेंगे। देखिए 50 मिनट हो गया, 50 मिनट में कितने सवाल हुए? 9 सवाल 50 मिनट में हुए, 9 क्वेश्चन। एक सवाल पे 5 मिनट से ज्यादा हमने दिए आपको, इससे ज्यादा नहीं दिया जा सकता। आप क्यों नहीं समझते? या फिर आप मुझे स्टाम्प पेपर पर लिख के दो कि सर आप एक सवाल को 15 मिनट में कराओ, आप सिलेबस को 4 साल में कराओ, हम आपसे सवाल नहीं करेंगे। थोड़ा खुद का दिमाग भी लगाइए, अपना एफर्ट लगाइए, खुद से डायग्राम बनाओ, खुद से एक एक एंगल लिखो, खुद से कैलकुलेशन करिए। कोशिश करो हर चीज को डिपेंडेंट नहीं होना। बड़े हो गए हो, अब 9वीं क्लास के बच्चे थोड़ा ना हो कि छोटा डाउट है टीचर से पूछने लगे। ये सब चीज आप पहले पढ़ चुके हो, दोबारा पढ़ रहे हैं। और ऐसा नहीं कि आप पहला दूसरा सवाल चल रहा है, 46वां सवाल चल रहा है। अब तो आपके दिमाग का मानसिक स्तर जो बढ़ना चाहिए। ठीक है, चलो आज इतना ही रहने देते हैं क्योंकि एक अर्जेंट काम है, और ये जो सवाल है मैं बाकी आपको मैक्सिमम मिनिमा जो है वो अगली क्लास में करवाऊंगा। ठीक है।